अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, एमएफए में भी चूंकि आप लोग एमएफए कह रहा हूँ यार, बी ए आई, बी आई ए, बी आई ए, हाँ बी आई ए। वो एमएफए चल रहा था ना, तो बी आई ए, बी आई ए मजे का नहीं लग रहा। बी आई ए है ना, बी ए। चले बी आई ए। अभी एफ आर टू सी आर, सी आर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। इन इन एनी केस, आप चूंकि पुराने बच्चे हैं तो आपको भी पहली क्लास में पढ़ाई देता हूँ फिर, वरना पहली क्लास में तो नसीहतें ही चलती हैं। जब नए नए छोटे छोटे से आए होते हैं आप लोग, जब इतने इतने से मेरे पास आए थे लास्ट टाइम एफ आर वन कॉस्ट में, तो तब नसीहतें थी। अब तो आप क्या नसीहतें सुनेंगे, तो अब आप बड़े हो गए। फिर भी खाली हाथ तो चले, नहीं दिल ही नहीं करता खाली हाथ भेजने का, तो एक आधी नसीहत तो कर ही दूंगा। लेकिन ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ना, ये चूंकि तकरीबन आधी थ्योरी है, और थ्योरी तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, याद तो करनी पड़ेगी। मैंने बहरहाल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बांटा हुआ है सब्जेक्ट का कि अगर यानी किताब जो अभी किताब अभी प्रिंटिंग में जाएगी, मैंने मैंने कल ही दी है, क्योंकि आई कैप की बुक में ना सिलेबस में भी चेंजेस हुई थी, बुक में भी चेंजेस हुई थी। तो जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो मैंने सेफ रहते हुए यही किया था कि आई कैप ही की बुक को बेस बना के उसी में कुछ चीजें किसी तरह से थोड़ी कर दी, और कहीं कुछ हेडिंग्स ज्यादा कर दी, कुछ पॉइंट्स ज्यादा कर दिए। वरना बेस मैंने आई कैप की बुक को ही रखा था, क्योंकि थ्योरी की चीजों के अंदर आई कैप की बुक्स को बेस करना चाहिए। न्यूमेरिकल में तो ये होता है जैसे स्टैंडर्ड है, तो वो तो स्टैंडर्ड्स को ही बेस बनाया होता है, लेकिन थ्योरी में आई कैप की बुक को बेस करना चाहिए। तो वो मैंने मैंने अभी जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो कल ही हवाले किया उनके, तो भी कम से कम 2 हफ्ते तो बुक में लगेंगे कम से कम। अब ऐसा है कि मैंने ना आपको चूंकि थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों मैनेज करके पढ़ाने, तो मैंने कोर्स प्लान कुछ इस तरह बांटा होगा कि मैं न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल मिक्स करके चलूंगा। मिक्स करने से मुराद ये है कि अभी न्यूमेरिकल टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसके बाद भी न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, और इस काम में तकरीबन तकरीबन को महीना निकल जाएगा, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या तारीख हो गई आज? 22 ना? नहीं, थ्योरी का एक चैप्टर कर दूंगा, हाँ रिजल्ट से पहले पहले एक थ्योरी का चैप्टर भी हो जाएगा। तो मैं थ्योरी न्यूमेरिकल मिला के चलाया, 2 न्यूमेरिकल पढ़ा दिए, फिर 2-3 थ्योरी पढ़ा दिए, फिर एक न्यूमेरिकल पढ़ा दिया, फिर एक थ्योरी पढ़ा दिया। तो इस तरह से मिल मिला के चलेंगे। लेकिन थ्योरेटिकल के लिए आपको याद तो बेटा चीजें करनी पड़ेंगी। तो आपका जो स्टडी मटेरियल है इस बी आई ए, क्या था बेसुरा नाम है, बी आई ए, इस बी आई ए के लिए जो आपके लिए स्टडी मटेरियल है उसमें पैक की बुक है, और ये मैं सामने स्क्रीन पे ही चला लिया कराऊंगा थ्योरी वाले के लिए, स्पेशली फॉर थ्योरी चैप्टर्स। और न्यूमेरिकल के लिए मेरे लेक्चर नोट्स। अच्छा, कुछ कुछ शक्लें वैसे हैं नई। आप में से कौन जो पहली दफा मुझसे को पेपर पढ़ रहा है? यार कितने बदकिस्मत लोग, पहले कहां थे?
बेरावरी का शिकार मतलब आप सही रास्ते तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे पहले। अच्छा, मेरा तरीका यह है कि मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स जो है ना खासतौर पे, तो लेक्चर नोट्स बनवा रहा होता हूँ। जो भी आपको सिखा रहा हूँ बोर्ड पे या जबानी बता रहा हूँ, तो वो लेक्चर नोट्स की शक्ल में होंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए लेक्चर नोट्स और थ्योरेटिकल के लिए पैक की बुक। और प्रैक्टिस के लिए पास्ट पेपर्स हैं जो कि पैक की बुक में ही डाले हुए हैं। ये जो थ्योरेटिकल टॉपिक के पास्ट पेपर हैं वो मैंने चैप्टर्स के अंदर ही फिट किए हुए हैं। तो जो पैक की बुक होगी उसमें प्रैक्टिस भी कवर हो जाएगी। और आप में से जो लास्ट टाइम एमएफए में थे और किसी वजह से एमएफए ड्रॉप कर गए थे, तो एक बहुत ही तगड़ा किस्म का नया चैप्टर ऐड हुआ है सस्टेनेबिलिटी के नाम से। और वो ऐसा ऐड हुआ है कि थोड़ा सा पोर्शन उसका FAR 2 में भी डल गया, FAR CR में, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में। और CFAB में एक नया पेपर क्रिएट हुआ है उसके लिए, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए। तो ये मैं उनको कह रहा हूं जिन्होंने लास्ट टाइम एमएफए शुरू किया हुआ था और लास्ट टाइम की कोई बुक खरीद के रखी हुई थी, तो चेंजेस हैं। एक तो न्यूमेरिकल चैप्टर्स में थोड़ी सी एडिशनल चीजें हैं और एक सस्टेनेबिलिटी का एक तगड़ा टॉपिक टेस्ट नया ऐड हुआ है। बाकी जिनके पास पुरानी किताब है नई ले लेंगे तो अच्छी बात है, ले लेना नई, बेहतर है नई ले लें किताब। और बाकियों ने तो खैर नई किताब लेनी ही है। बस स्टडी मटेरियल के हवाले से यही बात है। और मैंने मिला जुला के पढ़ाना है, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल मिक्स करके पढ़ाऊंगा। आप लोगों की शक्लें देख के फैसला कर लिया करूंगा, जब मुझे लगेगा कि ज्यादा थ्योरी होगी तो न्यूमेरिकल पे शिफ्ट कर जाऊंगा। कॉस्ट आप लोग चूंकि बस ये पास हुआ पड़ा है, ये अभी ऐसे ऐसे बस, तो कॉस्ट की इसमें ना जो नॉलेज आगे काम आना है वो डिसीजन मेकिंग तो आना ही आना है। जो आप अभी नया नया डिसीजन मेकिंग पढ़ के आए हैं वो यहां इस्तेमाल होना है। और किसी हद तक जो वो मटेरियल की कैलकुलेशंस हैं, लॉस, इनपुट, आउटपुट, इस तरह की चीजें, प्रोसेस की गहराई नहीं कह रहा, बट लॉस को इनकॉर्पोरेट करना, वो थोड़ी बहुत चीजें यहां हैं। उसके अलावा ये सब नया है। कॉस्ट की, डिसीजन मेकिंग की चीजें यहां आएंगी और थोड़ी सी मटेरियल लॉसेस की कैलकुलेशन, बाकी सब नया टॉपिक है। और थ्योरी तो खैर हर दफा नई होती है। ये तो हो गया स्टडी मटेरियल। तकरीबन तकरीबन ना कोई 90 क्लासेस के आसपास ये एमएफए में लगती हैं। और जो नया टॉपिक है उसके भी 5-6 दिन तो मैंने रखे हुए, लेकिन पढ़ाऊंगा तो पता लगेगा आप लोगों के हालात के हिसाब से। लेकिन 90 के आसपास क्लासेस और एक्स्ट्रा क्लासेस उम्मीद तो है कि नहीं होगी इस BIA के अंदर, बगैर किसी एक्स्ट्रा क्लास के ही कवर कर लेंगे। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है आपका तो बताएं, और एक आधी नसीहत कर देता हूं और आपकी कॉस्ट का टैलेंट चेक कर लेते हैं एक छोटे से सवाल से। इसके हवाले से, स्टडी मटेरियल के हवाले से कुछ पूछना है तो बताइए। कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन? अभी जब तक बुक नहीं आती है तो ये जो मैं सबसे पहले न्यूमेरिकल का ना एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करा रहा हूँ, तो वो तो पूरा निकल ही जाएगा बुक आने तक। तो उसके फिर क्वेश्चंस में आपसे सॉफ्ट कॉपी शेयर कर लूंगा ताकि उसकी प्रैक्टिस तो चले ना, तब तक फिर आ जाएगी बुक इंशाल्लाह। को 2-2.5 हफ्ते उस टॉपिक में लगेंगे डिसीजन मेकिंग में। हाँ, आप में से कोई जिसने कॉस्ट बहुत पहले पढ़ी है, यानी रिसेंटली नहीं पढ़ी है? अच्छा, बहुत पहले से मुराद 2 अटेम्प्ट से भी ज्यादा पहले? ठीक है, यानी डिसीजन मेकिंग आती है आपको, कंटिन्यू शटडाउन सब आता है। रेलिवेंट कॉस्ट, मटेरियल पहले पढ़ा है तो क्या, नहीं पढ़ा तो क्या, रेगुलर यूज है, ये चीजें हैं, ये चीजें यहां होनी है इस्तेमाल। चले एक आसान सा सवाल लिखें।
हाँ हाँ। A customer has asked a customer has asked for quotation. A customer has asked quotation for supply of 5,000 units 5,000 units of a special product. Management is planning to quote a sale price of 3,000 per unit. 3,000 per unit. 50,000 50,000 रुपए have been incurred on preparation of feasibility. Following costs are estimated. Following costs are estimated for this order. Material 300 रुपए पर केजी 300 रुपए पर केजी और ब्रैकेट में लिखें 6 kg रिक्वायर्ड पर यूनिट. डायरेक्ट लेबर 350 रुपीस पर आवर 350 रुपीस पर आवर और ब्रैकेट में लिखें 2 hours रिक्वायर्ड पर यूनिट 2 hours रिक्वायर्ड पर यूनिट. वेरिएबल ओवरहेड्स 100 रुपए पर लेबर आवर ₹100 पर लेबर आवर.
existing fixed OAR, existing fixed OAR, rupees 150, rupees 150 per labor hour. Additional fixed costs for the order. Additional fixed costs for the order. 250,000, 2.5 लाख रुपए. और a special machine would be used. A special machine would be used for this order. Which will be purchased for 340,000. 3,40,000. And is expected to be sold. And is expected to be sold for 40,000 after use in this order. फैक्ट्री का रेंट 2 million per year. 2 million per year. आपसे रिक्वायर्ड है ये जो 3,000 की प्राइस सोची है ये फीजिबल है या नहीं. ये जो कस्टमर को हम सबसे पहले मैंने बताई ना 3,000 प्राइस. हाँ, तो ये जो 3,000 की प्राइस है सजेस्टेड बाय मैनेजमेंट है ये फीजिबल है या नहीं. करें.
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है। हाँ जी, डन। चले, सही किया होगा। कितना आया आंसर नेट एंड रिजल्ट? 9। हाँ, मेरा ख्याल है 950। सेल्स 5000 यूनिट्स हैं, 3000 का 15 मिलियन। मटेरियल 5000 यूनिट्स हैं, एक पे 6 किलो लगेगा और 1 किलो 300 का 9 मिलियन। लेबर 5000 यूनिट्स हैं, एक पे 2 घंटे लगेंगे और 1 घंटा 350 का 3.5 मिलियन। और वेरिएबल एफओएच 5000 यूनिट्स हैं, एक पे 2 घंटे लगेंगे और 1 घंटा 100 रुपए का 1 मिलियन। फिक्स्ड ओएआर का नहीं है काम। एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना? 250। हमें एक मशीन चाहिए होगी जिसपे हमारा खर्चा होगा 340, लेकिन एंड पे वो 40 देके फेंक देंगे। 3 लाख 950। 950
तो जिनसे नहीं हुआ वो अपने रिजल्ट का अंदाजा लगा सकते हैं खुद ही। हाँ जी बताएं, इसमें किसी पॉइंट पे एतराज है तो पूछना है कुछ, किसी पॉइंट पे नहीं है एतराज है? अरे ये तो ऐसी बस चखने के लिए था ये तो। अच्छा, आप डिसीजन मेकिंग के तो आप चीते हैं ही, चीतियां भी। जो कॉस्ट में पढ़ के आए ना पहले, थी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। ये है जो आप पहले पेपर कॉस्ट में पढ़ के आए हैं। ये आप पढ़ चुके पहले। ये है जो अब है एमएफए में, बीआईए में। ये पढ़ना है आपने, और इसमें से ना तकरीबन तकरीबन पक्का पक्का सवाल आता ही आता है। और ये आसान से शुरू हुआ था, लेवल बढ़ाता जा रहा है इन सवालों का, बीएफडी तक पहुंचा ही रहा है आस्ता आस्ता। तो ये तकरीबन तकरीबन 15 से 20 मार्क्स का सवाल आता ही आता है। तो इसका एक क्वेश्चन पक्का पक्का आता है। अभी इवन के नया पेपर, नया स्ट्रक्चर, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन इसका आता ही आता है। तो ये पेपर पास करवाने वालों में से होना चाहिए। ये अगर बुक के हिसाब से बात करूंगा तो ये चैप्टर 11 जो पैक की बुक होगी, बल्कि खैर है, जब वो बुक आएगी तो चैप्टर का नाम दे दूंगा। ये है जो हमने एमएफए में, बीआईए में पढ़ना है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। अच्छा, आप में से FAR2 कौन कौन पढ़ चुके हुए हैं? अच्छा, चले बाकियों को नहीं, बल्कि बाकियों ने वो IS36 में तो की हुई है डिस्काउंटिंग, लेकिन एन्युटी डिस्काउंटिंग नहीं की। खैर, मैं आपको ना पहले डिस्काउंटिंग की थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर हाथ डालेंगे। आपने अगर FAR2 में पढ़ी भी हुई है तो भी कोई बात नहीं, दोबारा सुन लेना।
ये जो मैंने दो न्यूमेरिकल टॉपिक्स शुरू में पढ़ाने हैं ना, पूरा तकरीबन तकरीबन पूरा महीना तकरीबन, तो उन दोनों में ये काम आती है डिस्काउंटिंग। ये दोनों चैप्टर्स में काम आएगी। तो इसलिए मैंने लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की हेडिंग देने की बजाय पहले डिस्काउंटिंग के फार्मूले बता रहा हूं, फिर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की हेडिंग दूंगा। सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग, ये आपने चूंकि चीजें पढ़ी हुई हैं इसलिए बस रिवीजन के लिए मैं फार्मूले ही लिख रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए जिस फ्यूचर अमाउंट की डिस्काउंटिंग करनी है इनटू 1 प्लस डिस्काउंट रेट पावर माइनस n। हाँ जी बताएं। जी कितना? 15,000 1.12 पावर माइनस 6 कितना? 7 6 00। डिस्काउंटिंग करते क्यों है? ये होता क्या है? मैंने तो फार्मूला लिख दिया। होता क्या है? प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। क्यों है? हाँ वो तो अकाउंटिंग में हवा भरेंगे लेकिन ऐसे कैलकुलेशन में। अच्छा, पैसे की वर्थ वैल्यू जो है ना, वैल्यू वर्थ, वो वक्त के साथ साथ बदल रही होती है। क्यों बदल रही होती है? हाँ, इन्फ्लेशन एक रीजन है
इन्फ्लेशन एक रीजन है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की रीजन हो सकती हैं। फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि आज और 2 साल बाद जो आज का 100 रुपए है वो 2 साल बाद के 100 रुपए के बराबर नहीं है, क्योंकि पैसे के साथ वक्त के साथ साथ पैसे की वर्थ बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि एक तो महंगाई वजह है, रिस्क भी वजह है। एक डेटर अभी हमारे हाथ में आया हुआ है और उससे 100 रुपए लेने हैं, वो कह रहा है जी अभी तो मेरे पास बस 90 रुपए लेने तो ले लो वरना तो साल बाद ही दूंगा। तो हम साल बाद के 100 रुपए छोड़ के आज ही 90 क्यों ले लें? नहीं, वर्थ कम है। साल बाद पता नहीं पैसे देकर नहीं दे, पैसे की वैल्यू चेंज होने की बात नहीं हो रही। हमारी नजर में आज 90 रुपए हाथ आ रहे हैं, वो साल बाद का 100 का वादा कर रहा है, तो साल बाद पता नहीं पैसे देना दे, अभी तो मिल रहे हैं 90, तो हम कल के 100 रुपए के बदले आज के 90 में भी खुश हैं। यानी हमारे नजदीक कल का 100 इक्वल टू आज का 90। क्यों? रिस्क की वजह से। तो रिस्क भी वजह होता है कि वैल्यू बदलती है वक्त के साथ। फिर इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आज हमें अगर 90 मिल गए तो हम कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करके और कमा सकते हैं। साल बाद 100 मिलेंगे, पता नहीं तब मौका होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास अर्न करने का, इन्वेस्ट करने का जो आज मौका है कल हो सकता है ना हो। तो इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, वक्त के साथ पैसे की वैल्यू बदलती है। कैलकुलेशन के लिए हमें कोई एक रेट तय करना पड़ेगा कि अगर वैल्यू, जैसे अगर यहां से उस दरवाजे का फासला कितना है, पता है फासला है, कितना फासला है, मेजर करने के लिए कोई मेजरमेंट यूनिट तो रखना पड़ेगा ना। ऊपर से नीचे उतरना है, कितना फासला है ऊपर से नीचे उतरने के लिए, कोई सीढ़ियों के स्टेप्स तो गिनने पड़ेंगे, तो मेजर हो सकता है फासला। तो इसी तरह इस 2 साल के अरसे में पैसे की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, कोई तो स्टेप्स मेजर करने पड़ेंगे। तो वो जो स्टेप्स मेजर होते हैं ना, वो एक परसेंटेज की शक्ल में होते हैं। यानी उस मिसाल का मतलब है 12% का, कि हर साल पैसे की वर्थ 12% चेंज हो रही होगी। तो ये सीढ़ी का साइज है 12% पर ईयर। तो ये जो डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं, अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2 साल बाद का 100 रुपए आज के कितने के बराबर है, तो अगर हम इस 2 साल बाद के 100 रुपए का आज का इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो हमें इसको जिस गाड़ी में बिठा के लाना पड़ेगा, जिस प्रोसीजर के थ्रू लाना पड़ेगा, वो डिस्काउंटिंग कहलाता है। कि हम इसको डिस्काउंट करके आज की वैल्यू निकाल रहे हैं। अरे ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा दिया आज पहले दिन। वो मैंने सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग लिखा है, इसका आगे आगे एन्युटी डिस्काउंटिंग और परपेचुटी डिस्काउंटिंग वो कल कराता हूं। बस ये कोशिश करना कि जो लोग, मैं FR2 CR पढ़ा के तो यहीं खड़ा होऊंगा, तो जो FR2 में नहीं पढ़ रहे हैं, फिर FR2 जो CR नहीं पढ़ रहे हैं और उन्होंने अब आना है, तो वो टाइम पे आ जाया करना, क्योंकि ये BIA की क्लास कोई 1 घंटे की ही क्लास है, तो टाइम पे ही आ जाया कीजिएगा। चले ठीक है, जाएं, अल्लाह हाफिज।